नमस्कार। सबसे पहले आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी चल रही है और आप अच्छे से सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर कोड 109 और मैथ्स का सेक्शन है, तो डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, सरल कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ प्लस का साइन कितना हो जाएगा 5 और 5 4 कितना 9, तो ये 9 इंटू 5 को अपन ऊपर ले गए तो ये हो गया 5/9। 3 से इसको कट कर दो 3 टाइम्स, तो 3 एक और एक कितना हो गया 5 8, तो इसको 8 यहाँ गया और ऊपर कितना गया 3, ये 3 ऊपर गया, कितनी बार कट गया यहाँ से 4 बार, तो 4 1 4 और 3 7, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 7/4। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, डी अपना आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को अपने को यहाँ से स्टार्ट करना होता है नीचे से और धीरे धीरे 1 बाई 1 स्टेप ऊपर तक पहुँच जाते हैं। आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को कैलकुलेट करना है वर्गमूल। दे क्या रखा है, दे रखा है 0.4 बार। तो इस बार को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है। तो जैसे 0.4 के ऊपर बार दे रखा है, अब पॉइंट के बाद 4 पे एक अंक है और एक अंक के ऊपर बार दे रखा है, तो इस बार को हटा के इसके नीचे अपन उतने ही 9 लगा लेते हैं। तो ये कितना हो गया 4/9, 4/9 हो गया। इसका रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 और 2/3 को सॉल्व कर लो, ये कितना 0.666 और इस तरह से ये चलता रहता है। तो जिसको क्या लिख सकते हैं 0.6 बार। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 0.6 बार। तो अपना आंसर वी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे और उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गई। तो परीक्षा का पूर्णांक कैलकुलेट करना है, मतलब परीक्षा कितने मार्क्स की थी टोटल, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर 36% उसके मार्क्स आ जाते तो सुनीता पास हो जाती, लेकिन आए कितने 24%। तो 24% से पास करने के लिए कहाँ तक जाना है 36% तक, जो कितना होता है, कितना डिफरेंस है, ये लगभग ये डिफरेंस है आपका 12% का। मतलब 12% कम मार्क्स लाई, जो कितने के बराबर है, वो 9 अंक के बराबर है। ठीक है, तो ये 12% कितने के बराबर हो जाएगा, 12% इक्वल 9। तो यहाँ से 100% हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 9/12 इंटू 100, तो ये 3 टाइम्स और ये 4 और 4 से ये 25 टाइम्स, तो 25 30 75। तो परीक्षा कितने मार्क्स की थी टोटल 75 मार्क्स की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। उसी संख्या को पहले मतलब 20% बढ़ाया जा रहा है और फिर 20% कम किया जा रहा है, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। आसान सा क्वेश्चन है, जब भी आता है 20% के साथ आता है और हमेशा देखते हैं कि इसमें 4% की कमी होती है। तो आंसर तो इसका 4% की कमी हो गई। लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं कि 20% बढ़ाया, 20% का मतलब 1/5, 20% बढ़ा रहे हैं, मतलब 5 से कितना कर रहे हैं, एक बढ़ा देंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। फिर दोबारा बताया 20% घटाया है, जब इसको 20% घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5 से 5 था और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 5/5 और 4, तो ये कितना हो गया टोटल 24 हुआ फाइनल में, और स्टार्टिंग में कितना था 25 था। मतलब वो संख्या पहले 25 थी और लास्ट में ये 20% बढ़ाने और फिर से 20% घटाने के बाद कितनी हो गई 24 हो गई। तो कितने की कमी हुई ओवरऑल, एक की कमी हो गई, कहाँ से 25 से। और इसका 100% देखें तो ये कितना आ गया 4% कमी आ गई। क्लियर, तो अपना आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात दे रखा है 2:3:5 और उनके सभी अंतःकोणों की माप बतानी है। तो अंतःकोणों का हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये कितना दे रखा है रेशियो 2:3:5 में। तो ये कितना हो गया 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 बराबर 180। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो 18 से देख लो 18 दूना 36
और दूसरा 18 × 54 और 18 × 5 90। एक एंगल 36 है, दूसरा 54 है और एक 90 डिग्री का है। तो कितना आंसर हो गया? ये अपना ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्त्री पहले ग्राहक को एक टोकरी के आधे सेब और एक आधा सेब बेचती है, जरूरी भी है। इसी तरह दूसरा ग्राहक आया, उसको भी सेब का आधा दिया और एक आधा सेब। एक तो आधा है और एक सेब का आधा है। इसी सीरीज में मतलब 4 ग्राहक आते हैं, तीसरे ग्राहक को भी वो अपना आधा देती है और एक आधा सेब मिलता है। फिर चौथा ग्राहक आता है, उसको भी आधा, आधे का आधा और एक आधा सेब मिल जाता है। और अंत में उसके पास कितने सेब बच जाते हैं? 15 सेब बच जाते हैं। तो बताना है हमें शुरुआत में उसकी टोकरी में कितने सेब थे। तो इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड आपको अपनी आंसर शीट में दे दिया गया है, उसके पास मतलब लास्ट में 15 सेब बचे थे। तो जब चौथा आदमी उसके बाद आया था ग्राहक, तो चौथे आदमी को देने से पहले उसके पास कितने थे? सिमिलरली उसके पास मतलब जब तीसरा कैंडिडेट आया था, उसको दिए थे, उससे पहले कितने थे? और इस तरह चलते चलते हम फर्स्ट वाले तक पहुंच जाते हैं। ठीक, लेकिन दूसरा मेथड है, स्टार्टिंग से आते हैं कि स्टार्टिंग में कितने सेब थे। तो एक बार एक्स करके इसको देख लेते हैं। अगर स्टार्टिंग में माना उसके पास एक्स सेब थे, तो जब पहला कैंडिडेट आया फर्स्ट वाला, तो उसको दे दिए कितने? आधा, इसके आधे दे दिए और आधा सेब और लेके जाता है वो। तो ये कितना हो गया? x + 1/2 उसको दे दिए। अब यहाँ से हम रिमेनिंग निकाल लेंगे। रिमेनिंग कितने बचेंगे? x - x + 1/2। क्लियर? तो यहाँ से इसके पास रिमेनिंग कितने बचे? ये 2x रहा और -x - 1, और इस तरह से आपके पास रिमेनिंग बच जाएंगे x - 1/2। ठीक, अब जो दूसरा कैंडिडेट आया है वो इसका आधा लेके जाएगा। तो वो कितना लेके जाएगा? x - 1/2 का आधा ये, और एक आधा सेब और लेके जाएगा। इतने वो ले गया। तो ये कितना आता है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 2, ये रहा आपका x - 1 + 2। तो ये कितना बच गया? x + 1/4। ठीक है, तो इधर नोट कर लिया इसका। ये कितना ले गया? x + 1/4। फिर थर्ड कैंडिडेट के पास फिर इसमें से माइनस करेंगे हम। तो इस तरह से क्या, एक सीरीज बन जाती है, और जो थर्ड कैंडिडेट होगा वो लेके जाएगा x + 1/8, और सिमिलरली जो फोर्थ कैंडिडेट होगा वो लेके जाएगा x + 1/16। अब ये चारों कैंडिडेट इतने सेब ले गए और टोटल कितने थे? x, और जब x में से इसको माइनस कर लेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं, x में से इन सबको माइनस कर लेंगे, x + 1/2, x + 1/2 प्लस x + 1/4 प्लस x + 1/8 प्लस x + 1/16। और जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये कितने बचे रिमेनिंग? ये टोटल थे, ये इतने दे चुके। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है? = 15। और यहाँ से अपन इसको जब सॉल्व करते हैं तो एलसीएम इसका 16 से ये कितना हो गया? 16x, और माइनस का है 2 से 8 टाइम्स, तो ये 8x + 8, और 4 से 4, 4x + 4, और 8 2x + कितना 1। और इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो लगभग ये 255 अपना आंसर आ जाता है इसको सॉल्व करने पर। तो इस तरह से कह सकते हैं उसके पास प्रारंभ में 255 सेब थे, और इसका आंसर आ जाएगा V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दे दिया? 1 2 3 4 5 6 7 का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्यूब का औसत कैलकुलेट करना है अपने को। सारे क्यूब्स हैं, तो सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। कितने नंबर है? 7 हैं, तो कितना हो गया? 7 × 8/2, तो ये कितना हो गया? 4, 28 का स्क्वायर। ठीक है, 28 का स्क्वायर मतलब 28 × 28, ये इतना इसका क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? औसत। औसत तो कितने नंबर है? 7, 7 से डिवाइड, 7 से कितना बार गया? 4 बार, और 8 चौक 32। तो पहला ये बी ऑप्शन 112 इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 व्यक्तियों के समूह में से 40 किग्रा के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से उसके औसत भार में, मतलब उनके औसत भार में, मतलब 13 व्यक्तियों का जो औसत भार था वो कितना बढ़ जाता है, 2 किग्रा की उसमें वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार बताना है। अब आपको पता है 40 किग्रा का एक व्यक्ति बाहर गया है और जो नया आदमी आया है वो इतना मोटा है कि 13 व्यक्तियों के भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो गई। तो उस व्यक्ति का भार बताना है टोटल कितना था। तो कम से कम ये माने 40 तो था उसका, 40 तो था ही। अब 40 से ज़्यादा कितना था कि हर एक व्यक्ति का भार 2 kg बढ़ गया। तो मतलब 13 व्यक्ति थे, 13 व्यक्ति का 2 kg बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ गया 26 kg। इसका मतलब 26 प्लस 40 कितना 6 और 6, टोटल उसका जो वेट था वो 66 kg का व्यक्ति आया था। जब 40 kg का गया था, 66 का आया था, तो 13 व्यक्तियों के भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमेश ने 18,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली, किंतु साधारण ब्याज की दर है दे रखी है पहले 3 वर्ष के लिए 4%, 5 वर्ष के लिए 3% दे रखी है, अगले 2 वर्ष के लिए 5% और 10 वर्ष से जैसे ही अधिक जाएगा तो 6% की ब्याज लगेगी। और बताओ 13 वर्ष के अंत में परमेश को कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। परमेश को ब्याज ही ब्याज देनी है मतलब। तो देखते हैं 18,000 रुपये की तो राशि है, तो टोटल कितनी ब्याज, 3 वर्ष के लिए 4%, तो ये कितना 12%, तो ये हो गई। और अगले 5 वर्ष के लिए 3% देनी है, तो 15% ये हो गई। और अगले 2 वर्ष के लिए 5% फिर देनी है, 10% ये हो गया। और 10 वर्ष से अधिक के लिए 6%, तो 5 और 3 8 और 2 10 तो हो गए। और 10 वर्ष से जैसे ही आएगा ये आगे तो इसको 6% देनी पड़ेगी। और 10 वर्ष से आगे कितने जा रहा है, 13 तक जा रहा है, इसका मतलब 3 वर्ष के लिए कितना लगेगा 6%, तो टोटल कितना हो गया 18। तो कितना हो गया 5 और 2 10 और 5 15 और 4 और 1 5, मतलब उसको टोटल साधारण ब्याज 55% ब्याज देनी पड़ेगी। कितना हो गया ये 18,000 का, 18,000 पर 55% ये ब्याज देगा। तो 2 से 2 गया, 18 पंजे 90 और 18 पंजे 90, ये कितना हो गया 99। टोटल 9900 रुपये की उसको ब्याज देनी पड़ेगी और ये इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इजी हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की गुनी हो जाती है। इसमें से क्वेश्चन में मिसिंग है 138 क्वेश्चन, 138 क्वेश्चन में दे रखा है 7/6 गुनी हो जाती है। ठीक है, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, मतलब कोई राशि 6 थी तो 7 हो गई। इसका मतलब मान लेते हैं कोई राशि 6p थी, कितनी हो जाती है 7p हो जाती है। तो 6p तो क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल हो गया मतलब मूलधन, और 7p कितना हो गया 7p हो गया इसका अमाउंट। तो कितना ब्याज मिला, 1 बढ़ा 1p बढ़ गया। तो ब्याज की दर निकालनी है, तो 1p बराबर 6p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कैलकुलेट करनी है r, और टाइम 3 वर्ष का है 3/100। तो p से ये p कैंसिल, और एक बार इसको 2 से कट करेंगे तो 3 बार गया, और 2 से कितने बार 50 बार, तो 50/9, 50/9 को सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 9 पंजे 45, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल ने एक भैंस नरेश को 20% लाभ पर बेची। गोपाल 20% लाभ पर भैंस को बेच रहा है और नरेश ने उसे 25% लाभ पर सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने उसे 10% हानि पर विनोद को बेच दिया। और यदि विनोद ने 27,000 रुपये में खरीदा था तो बताओ गोपाल ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी मेथड यही है कि जो स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में 20% लाभ पर बेचा है। ठीक है, 20% का मतलब वही 20 पंजे 100 5 से, और लाभ पर बेच रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये कितना हो गया 5 से 6 में बेच दिया। दूसरा देखा उसे 25% लाभ पर सुरेश को बेच दिया। 25% का मतलब 1/4 प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 4 से कितना हो गया 5 हो गया। तो ये 4 से कहाँ गया 5 पे, प्रॉफिट में चल रहा है। और फिर दे रखा है सुरेश ने उसे 10% हानि पर विनोद को बेचा। 10% हानि, 10% हानि का मतलब 1/10, और 10 से 1 कम हो जाएगा
10 और ये कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से क्या है, ये स्टार्टिंग से लास्ट तक का रेशियो अपने पास आ जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और क्या है, इसको 2 से देख ले तो 2 बार और ये 3 बार, ये कितना हुआ 9 × 27 और ये कितना है इधर से 20। तो हमें बताना क्या है, यदि विनोद ने उसे 27,000 रुपये में खरीदा, तो ये जो लास्ट पॉइंट आता है ये विनोद का है और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ये किसका है, ये गोपाल का। फर्स्ट से लास्ट तक का अपने पास रेशियो आ जाता है। तो 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27 की वैल्यू 27,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1,000। तो पूछा क्या, गोपाल ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, वो स्टार्टिंग में, और यहाँ कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 20 की वैल्यू 20,000। 20,000 गोपाल ने वो भैंस कितने में खरीदी थी 20,000 में, और इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140, एक प्रकाशक बिक्री के लिए एक पुस्तक की 3,000 प्रतियां छापता है और प्रत्येक प्रति की कीमत 7 रुपये है। वह विभिन्न संस्थानों को 500 प्रतियां मुफ्त भेंट करता है। 500 प्रति मतलब वह मुफ्त में बांट देता है। फिर कहा उसने 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य पर एक पुस्तक मुफ्त देता है, मतलब कोई ग्राहक आता है उससे 24 पुस्तक लेता है तो वो उसके साथ एक पुस्तक फ्री दे देता है, और प्रत्येक पुस्तक का मूल्य है 14.50 रुपये निर्धारित है, मतलब एक पुस्तक वो 14.50 रुपये की बेच रहा है। तो बताना क्या है, प्रकाशक को हुए लाभ हानि की गणना करनी है, कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रही है। तो दे क्या रखा है 3,000 प्रतियां हैं। ठीक है, 3,000 में से 500 प्रति तो उसने बांट दी फ्री में, तो कितनी बची 2500 बची। 2500 में भी आगे बात करें तो उसने कहा कि जब वो 24 प्रति खरीदेगा कोई तो उसके साथ एक मुफ्त दे देगा। एक मुफ्त देगा मतलब एक मुफ्त देगा, लेकिन जब वो 24 के साथ एक देगा तो उसकी दुकान से कितने गई 25। ठीक है, तो ऐसे करके अगर 2,500 पे देखें तो कितना चली जाएंगी, 25 से कितनी बार चला गया है 100 बार। तो इस तरह से जब वो 2500 पुस्तक को बेचेगा तो उसकी 100 प्रतियां मुफ्त में चली जाएंगी। अब उसके पास कितनी बची 2400। इस तरह से उसके पास 2400 पुस्तक बची जिनको वो कितने में बेचेगा 14.50 में। अब जब 14.50 में इसको बेचेगा तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे लगभग जितना भी आएगा, और इसकी कैलकुलेट करके ये लगभग मतलब इसमें प्रॉफिट होता है, और कितना होता है 140 में ये लगभग 34,800 आता है। ठीक है, ये आता है 34,800, और उसने कितनी है 7 रुपये की एक कीमत है और टोटल 3,000 है, तो कितने की पड़ी उसको 21,000 में। 21,000 जब 34,800 से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 8 और कितना बचा 3 और 1, 13,800 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और 13,800 प्रॉफिट 21,000 की खरीदी उसने, तो ये कितना 21 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 66% है आता है, और इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ देखना है कि किस तरह से इसको देना है, कि जब वो एक पुस्तक मतलब फ्री दे रहा है तो मतलब वो 24 पे देख रहा है, इसको एक बढ़ा के लिखना है। अगर ये 2 पुस्तक फ्री देता तो 2 बटे कितना हो जाता 26 हो जाता 24 पे। इस तरह से इसको याद रखना है, ये कंसेप्चुअल है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर। आसान सा क्वेश्चन है। त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अगर एक 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 a², और a की वैल्यू 20, तो इसकी जगह हम वैल्यू रख देंगे 20 × 20, और ये कितना हुआ 20 से 4 बार, 4 पंजे 20, 5 बार चला जाएगा 5 बार, तो 20 पंजे 100, तो 100√3 ए ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है यहाँ। यदि x(y²) तथा x(y)(z) तो x के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, जबकि y का मान 20% अधिक हो जाता है और z का मान 25% कम हो जाता है। मतलब x के मान में कितना परिवर्तन होगा जब वो y का मान 20% बढ़ाता है और z का मान 25%
कम करता है, तो x के मान में कितना परिवर्तन होगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं y का मान 20% अधिक, 20% का मतलब 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है, ठीक है। तो 5 से कितना हो गया, 6। हम देख रहे हैं वहाँ वाई स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार होगा, 5 से 6। फिर देखते हैं जेड का मान 25% कम करता है, 25% का मतलब 1/4, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, जेड का मान कम कर रहा है, जेड का मान 25% कम होता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात देखने की ये है कि जेड क्या है, डिनोमिनेटर में, और जब जेड डिनोमिनेटर में है और जब जेड का मान क्या होगा, जेड का मान 25% कम होगा, जेड का मान कम होगा तो एक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जेड का मान तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन एक्स का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब ये 3 से 4 हो जाएगा। हमें 4 से 3 नहीं करना, यहाँ देखना होगा, हमें 3 से 4 करना होगा, एक्स के मान को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर देंगे, 3 से 2 बार गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25, और ये इधर से कितना, बार चौक 48, ये 48 हो गया, ये 25। इसका मतलब x के मान में कितना परिवर्तन हुआ, 25 से 48 हो गया। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये 3 और 2, 23% का इंक्रीमेंट हो गया। कहाँ से, 25 से। तो 23/25 इंटू टोटल 100, तो 25 से 4, 23 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92%। क्लियर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरिएशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं और दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं। दोनों की स्पीड दे रखी है, एक 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और दूसरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो ये एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगे, ठीक है। जब दोनों विपरीत साइड से आ रही हैं तो क्या करना होगा, दोनों की जो स्पीड है उसको ऐड करेंगे, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो दोनों की स्पीड को अपन ऐड करेंगे क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90, और उधर दे रखा है 180 मीटर और 220 मीटर, दोनों को आपस में क्रॉस करना है। तो दोनों आपस में क्रॉस कब करती हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। जब ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगी तो ये दोनों आपस में क्रॉस कर लेंगे, इसका मतलब हमें दोनों की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा, और टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 220 और 180, ये हो गई 300 और 400। 400 मीटर लंबाई को जब वो क्रॉस कर लेंगी तो वो एक दूसरे को पार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज कर लेंगे, 18 पंजे 90, और ये कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। तो 400 को 25 मीटर पर सेकंड से जाने में कितना टाइम लगेगा, 25 1 25 और कितना 15 15 छिक्की 150, तो 16 सेकंड में वो क्रॉस कर लेंगी दोनों एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और वह धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे तथा धारा की विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल कैलकुलेट करनी है, धारा की चाल कितनी होगी। तैराक की चाल हमारे पास दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। तैराक की चाल को अगर मैं कहूँ u है, u से डिनोट करता हूँ, तो u की वैल्यू दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं कि जो ट्रैक है, मतलब चाहे धारा की दिशा में जाए चाहे धारा की विपरीत दिशा में जाए, वो लंबाई हमेशा क्या है, सेम रहेगी। चाहे यहाँ से सेम साइड में जाए धारा की दिशा में, चाहे धारा की विपरीत दिशा में जाएगा इधर से, तो ये जो लंबाई है वो क्या है, सेम रहेगी दोनों बार। तो देखते हैं, धारा की विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे का समय ले रहा है, तो धारा की चाल को मैं मान लेता हूँ b, जिसको अपन को कैलकुलेट करना है। तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस है उसको बराबर कर देंगे। तो चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हम दोनों केस में बराबर करेंगे, तो चाल इंटू समय। जब धारा की दिशा में जाएगा तो 8 प्लस, इधर लिख लेते हैं 8 प्लस बी, और 8 प्लस बी से कितना समय ले रहा है, 3 घंटे का, तो 8 प्लस बी इंटू 3, और इक्वल विपरीत दिशा में जाएगा जब 8 माइनस बी, और कितना टाइम ले रहा है, 9 आवर का समय ले रहा है, 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ, 8 3 24 प्लस ये 3v, और 9 8 72 माइनस 9v,
ये टोटल कितना हो गया, 9 और 3 12 भी, और इधर से 72 माइनस 24, 72 माइनस 24 करेंगे तो कितना हुआ, 6 और 2 8, और ये 6 में से 4, तो 12 से 48 4 टाइम्स कट जाएगा। इसका मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, और तैराक की जो चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। इस तरह से वो 3 घंटे और 9 घंटे का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 145 नंबर, 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक खाई है, जिसमें 24 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 5 दिनों में खोद सकते हैं। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 80 व्यक्ति एक दूसरी खाई को जो 75 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर गहरी है, इसको कितने दिनों में खोद देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का अपन सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको MDH वाला जो फॉर्मूला है, ये कितना मैन, ये डे और ये आवर, और इसके नीचे वर्क को डिनोट करके दोनों का इक्वल कर देते हैं, और यहाँ से अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो कितना है, 64 व्यक्ति हैं और कितने में काम कर रहे हैं, 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, और 5 दिनों में, 12 घंटे तक 5 दिन में। और ये कितना है, इनका वर्क कितना है, 50 मीटर लंबी है, और यहीं से 2 मीटर ये चौड़ी है और 2 मीटर गहरी है। सिमिलरली इधर दूसरे तरफ क्या दे रखा है, ये दे रखा है प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके 80 व्यक्ति हैं, जो दूसरी खाई है 75 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर गहरी है, उसको कितने दिनों में खोद देंगे। मतलब दिन की संख्या यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना दिन आ जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से 25 से 2 बार 50, 25 से 3 बार 75, और 8 से कितना, 8 से 8 बार ये गया, ये 2 से 4 2 बार ये गया, और 2 से ये गया 6 टाइम्स। अभी और जा रहा है क्या, 4 से इसको ये कितना गया, 20 बार, 5 से कितना गया, 5 चौका 20 4 बार, और जाते हैं इसको आगे 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो इधर कितना बच गया, ऊपर तो बच गया 3, और किधर इतना किधर दिख रहा है, इधर तो D/9। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D बराबर 9 3 27, दिनों की संख्या आ गई 27। ठीक है, तो कहाँ है अपना ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 145 का 27 दिन में वो लोग इस पूरी खाई को खोद देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं और A और B मिलकर उसको 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो C की बतानी है, C अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो A + B + C देखते हैं। A + B + C कितने दिन में कर रहे हैं, मिनट में कर रहे हैं सर, 30 मिनट में कर देंगे। और वहीं दे रखा है A और B मिलकर उस काम को 50 मिनट में करते हैं। तो A और B कितने में, 50 मिनट में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका LCM लगभग आता है 50 से 150। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 30 से 5 टाइम्स। और A और B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 से 3 बार। जब ABC की एफिशिएंसी तीनों की 5 है और AB की कितनी है, 3, तो बचा कितना, C की एफिशिएंसी कितनी हुई, 2 बार। तो वो 150 काम को 2-2 करके कितने मिनट में कर देगा, 75 मिनट में। सिंपल, बी आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा, पूजा व सरोज क्रम से 4000, 6000 और 8000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया तीनों ने। सीमा क्या है, सक्रिय साझेदार है, और सक्रिय साझेदार होने के कारण उसको कुल लाभ का 10% अतिरिक्त प्राप्त होता है। मतलब जितना भी लाभ होगा बिजनेस में उसको 10% एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, वो एक्टिव है, एक्टिव पार्टनर है बिजनेस में, इसलिए उसको 10% अतिरिक्त देना पड़ेगा। और इसमें दे रखा है यदि वर्ष के अंत में कुल
28,000 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो बताओ सीमा को कुल कितना लाभ हुआ, सीमा का लाभ बताना है। तो लिख लेते हैं तीनों का पूंजी का रेशियो, सीमा, पूजा और सरोज। क्लियर? इन्होंने कितनी पूंजी लगाई है? सीमा ने 4,000 रुपये लगाया है, पूजा ने 6,000 रुपये लगाए हैं और सरोज ने लगाए हैं 8,000 रुपये। ठीक है, तो इसका कितना रेशियो, 3 से तीनों जीरो कैंसिल, तो ये कितना हुआ 2:3:4। इस रेशियो में अपन इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि इसको सीमा को 10% एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, तो इस पूंजी के रेशियो में डिवाइड करने से पहले इसको 10% एक्स्ट्रा दे देंगे। 28,000 का जब 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2,800 रुपये। ये हो गया 2,800। अब जब 2,800 इसको पहले दे देंगे तो कितना बचा, यहाँ कितना 7 में से 2 गया तो 5 और 25,200 रुपये। ठीक है, इस 25,200 रुपये को हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो जब 25,000 कितना था 200, 25,200 को तो सीमा का कितना आ जाएगा 2/4 और 3 7 और 2 9, ये कितना 25,200, 9 18 और 9 8 72। ठीक है, तो 28 और 5600 और 2800, ये तो कितना हो जाएगा टोटल 8400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा ए। इस तरह पूरे बिजनेस में सीमा को कितना लाभ हुआ 8400 रुपये। 2800 इनको यहाँ से मिला था और 5600 इसको इस रेशियो से मिला था। टोटल लाभ इसका 8400 रुपये। सिमिलरली अगर पूजा का पूछे तो 3/9 करके ये कर देंगे और उसका कितना सरोज का 4/9 इंटू 25,200, इनका लाभ भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कोई धन पी था तो वो क्या हो रहा है 4 वर्ष में 2 गुना, 4 वर्ष में हो गया 2 गुना। तो बताइए वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो मैं कहूँगा भाई अगले 4 वर्ष में फिर कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, फिर अगले 4 वर्ष में फिर 2 गुना हो जाएगा 8, और फिर अगले 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 16। तो ये कितने हैं, ये भी 4 वर्ष है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी एक 4 है। तो टोटल कितने हो गए 16 ईयर्स। तो इस तरह से 16 वर्ष में क्या हो जाएगा, उसका धन 16 गुना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगले 4 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, फिर इतना इतना, जैसे 27 गुना पूछ लिया, तो सिंपल मेथड है इसका, इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है और वार्षिक ब्याज दर कैलकुलेट करनी है। तो आप देख पा रहे हैं 3 वर्षों में 2400 रुपये हो रही है और 4 वर्षों में 2520। अब ये जो 2520 दे रखा है ना, ये 3 वर्ष के बाद 1 वर्ष और बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से 4 वर्ष में हुआ है, ये जो राशि हुई है ये 3 वर्ष के बाद 1 वर्ष का समय और लगा है और कितने हो गए 4 वर्ष। 4 वर्षों में 2520 रुपये हो रखी है। ठीक है, तो एक बात हम जानते हैं कि 1 साल का जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। जब 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा तो 2520 और 2400 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये लगभग 0 2 1 120 रुपये हो गया। इसका मतलब उसको 1 साल में ब्याज कितनी मिली 120 रुपये। अब ये इस 120 जो ब्याज मिली है, इसके लिए मूलधन का काम कौन करेगा 2400 रुपये। ठीक है, अगर 2400 रुपये इसके लिए मूलधन होगा तो 120 अपॉन 2400, और ये कितने वर्ष का 1 वर्ष का ही है, तो टोटल सिंपल 100% पर निकाल दो तो कितना हुआ 12 से 2 बार, 12 से 10 बार, 2 से 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक, और यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8, शून्यांकों के योग, इसका मतलब शून्यांकों का योग और मतलब इसके जो गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल, और उन दोनों का गुणनफल हमें कैलकुलेट करना है। तो शून्यांकों का
योग कितना होता है, एडिशन ऑफ गुणनखंड का एडिशन कितना होता है, सम कितना होता है अल्फा बीटा। अगर इसके दो रूट माने अल्फा बीटा तो दोनों का सम कितना होता है माइनस का b अपॉन ए। b का मतलब क्या होता है, b होता है ये x का कोफिशिएंट ऑफ x और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ से माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, मैं आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल फिट और फाइन होंगे -2 अपॉन और अच्छे ए से की वैल्यू पढ़ाई कितनी चल रही होगी है 1, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 2। और आज और इनका गुणनफल अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है, सी होता है ये कोफिशिएंट, यहाँ जो वैल्यू होती है वो, तो इसकी वैल्यू कितनी है -8 अपॉन ए की वैल्यू तो अगेन 1 है, तो इसकी वैल्यू -8। जब इसका और इसका मल्टीप्लाई हमसे दोनों का पूछा है तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये कितना माइनस का 16, आंसर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समूह की संख्याओं का माध्य k है, यदि प्रत्येक संख्या को t से गुणा किया जाए तब नए समूह का माध्य क्या होगा। एक कोई समूह है संख्याओं का, उसका माध्य दे रखा है k और यदि ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को अगर k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। जब भी अगर ऐसी बात की जाए, अगर एडिशन करने के बोलेगा तो उसका जो माध्य है वो अपन जितना ऐड करवा रहा है उसको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करवा रहा है तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या कह रही है, इसने टी से मल्टीप्लाई कराया है तो कितना हो जाएगा, के तो था टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा के टी। तो ऑप्शन आपका आ गया सी ऑप्शन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। यदि बहुलक का मान 14 है और समांतर माध्य दे रखा है 5 और बहुलक का मान दे रखा है 14, तो माध्यिका की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। माध्यिका क्या होगा, तो हमें एक रिलेशन है जो तीनों मॉड, मीडियन और मीन में है, उसको याद रखना होगा। वो कितना होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। ये रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। इस रिलेशन को हमें याद रखना होगा, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाए। तो बहुलक का मान कितना दे रखा है 14 और माध्यिका हमसे पूछी है तो 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। माध्य कितना दे रखा है 5, तो 5 दूनी 10, 10 और 14 24 और 24/3 तो कितना हो गया ये 8। तो माध्यिका की वैल्यू कितनी आ गई 8 और अपना आंसर क्या हो जाएगा ए। इस रिलेशन को याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो संख्याओं के मध्य में π/4 का कोण है तथा इनमें से किसी क्या है, एक रेखा की ढाल 1/2 है तो दूसरी रेखा की ढाल हमें कैलकुलेट करनी है। वैसे तो ये सिलेबस में है नहीं, फिर भी अगर देखें तो दो रेखाओं के बीच जो प्रवणता होती है ढाल, दोनों रेखाओं के बीच जो एंगल होता है tan थीटा, उसका फॉर्मूला होता है मोड ऑफ m1 + m2 अपॉन 1 - m1 m2। थीटा कितना दे रखा है π/4, tan π/4 का मान कितना हो जाएगा, tan π/4 1 होता है, tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 और यहाँ से m1 + m2 तो ये कितना है 1/2 + m2 अपॉन 1 - m1 m2। m1 m2 मतलब वही कितना 1/2 और m2, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या है m2 की वैल्यू आ जाएगी और कितना आएगी इधर से 1 - 1/2 m2 बराबर 1/2 m2 कितना बचा, ये उधर गया तो 1 बराबर m2 हो जाएगा। क्या एक आंसर है इसका, ए ऑप्शन इसका आंसर। दूसरी रेखा की जो ढाल है वो कितनी है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक मात्र बट्टा बताना है हमें। तो इसको कैसे करते हैं, अब अगर MRP मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। अगर MRP 100 रुपये है, पहला डिस्काउंट कितना है 20% का, तो कितना बचेगा सेलिंग प्राइस 80%, तो ये कितना हो गया 80%, 80/100। दूसरा दिया उसने डिस्काउंट 25% का, तो ये कितना बचा 75/100। और अगला 10% का डिस्काउंट है तो 90/100 ये हुआ। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 ये कैंसिल और ये 2 से अगेन 2 कैंसिल, 25 से
3 बार, और 25 से ये 4 बार गया, 4 से अगेन 2 बार, तो 6 और 9 कितना हो गया 54, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ गया। तो इसका ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस एसपी आ गई। तो अगर एमआरपी 100 रुपये है और सेलिंग प्राइस आई है 54, तो डिस्काउंट कितना हो गया 46 हो गया। तो अपना आंसर कितना है ए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल दे रखा है पी क्यू आर 90 डिग्री दे रखा है, एस एक पॉइंट है जो कर्ड पी आर का मध्य बिंदु है, ठीक है। यदि तथा एंगल पी क्यू एस बराबर 40 डिग्री है तो क्यू एस आर का मान कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं क्या है। ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा पी क्यू आर, पी क्यू और आर, एस कर्ड का, एस जो हाइपोटेनस है पी आर इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट एस और इसको यहाँ मिला दिया हमने, और एंगल दे रखा है पी क्यू एस, पी क्यू एस ये कितना दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या है क्यू एस आर कौन सा क्यू एस आर, ये एंगल हमसे पूछा है। क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि एस कर्ड पी आर का मध्य बिंदु है। अगर ये पी आर का मध्य बिंदु है एस ये पॉइंट, तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट होगा ये सेंट्रॉइड होगा। ये अगर पॉइंट सेंट्रॉइड है और मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये और ये तीनों इक्वल होंगे। यहाँ से देखते हैं अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो क्या बनेगा, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री है, तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है और ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसके सामने का एंगल ये और इस भुजा के सामने का एंगल ये दोनों बराबर होगा, तो ये अगेन कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये तो एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, 2 का 100 है, तो बचा एक कितना ये वाला एंगल 80 डिग्री, ठीक है। तो अपना ये आंसर कितना हो जाएगा एंगल क्यू एस आर 80 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से आंसर अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 47 दे रखा है, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल कितना दे रखा है 47। अगर यहाँ से देखें एक बार इधर देख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होता है। इसको ओपन करते हैं तो ये आता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2ab, तो 2ab करते हैं तो ये दोनों तो क्या कैंसिल हो जाते हैं, तो बचेगा क्या 2। अगर ये तो हमारे पास लिख रहा है वहाँ, अगर इसमें अपन दोनों तरफ 2 ऐड कर लें तो ये क्या बन गया, ये तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 49, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगेन फिर एक बार देख लेते हैं, ये भी क्या लिखा हुआ है सेम। अगर इसमें भी प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 9 है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना हो गया 3 हो गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, तो इसका क्यू कर दो, लेकिन फॉर्मूला हमें याद रखना है कि अगर ये कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी है हमें डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a हो और अपन से पूछ लिया जाए कि एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू कितना होगा ए क्यू माइनस 3। ऐसे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं वो हमें याद रखने हैं। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का क्यू 27 और माइनस 9 कितना बचा 18। तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बहुपदों का मैसेज दे रखा है x प्लस 3 और एलसीएम दे रखा है एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6, और उनमें से एक बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और दूसरा बहुपद हमसे पूछा है। तो इनके जो मध्य रिलेशन है एलसीएम एचसीएफ और दोनों बहुपद के मध्य वो क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों बहुपद px इंटू क्यू एक्स, ठीक है।
ये रिलेशन होता है। अगर इसमें सॉल्व करेंगे अपन तो ये कितना है, एलसीएम x, एक तो x प्लस 3 है और ये लेस है x, ये लेस है, मतलब एलसीएम कितना है एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6, और इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से किससे, इससे, तो दूसरा क्यू एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, इसके अगर गुणनखंड करेंगे तो ये कितना है 3, तो 3 इसका होगा 1 और 2, 1 और 2 नहीं, 3 एकम 3, 3 और 1, 3 और 1 होगा, तो यहाँ से इसको हटाया आपने और डायरेक्ट इसका x प्लस 3 और x माइनस 1, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल। अब x माइनस 1 का डिवाइड कर लेंगे इसमें, तो डिवाइड करके देखते हैं क्या है, यही देख लेते हैं। x माइनस 1 से डिवाइड करना है किसमें, एक्स क्यू माइनस 7x और प्लस का 6, तो यहाँ x माइनस 1 है और यहाँ टर्म्स दे रखी है एक्स क्यू। यहाँ एक्स क्यू कैसे बनाना है, एक्स क्यू बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, तो ये कितना बचा एक्स स्क्वायर और माइनस का 7x। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर बनाना है तो कितने से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस का x से, अगर x से करेंगे तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस का x साइन चेंज माइनस का प्लस, ये कैंसिल, तो ये माइनस का 7x और ये प्लस का x, तो कितना बचा माइनस का 6x और प्लस का 6। अब यहाँ माइनस का 6x बनाना है अपने को, अगर माइनस का 6x बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 6 से, तो ये कितना हो गया माइनस का 6x और प्लस का 6, और ये तो क्या है माइनस प्लस और माइनस, और ये कैंसिल, तो यहाँ बचा 0, तो जो बहुपद है वो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये रहा अपना सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं 4.8 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का परिमाप कैलकुलेट करना है, तो समचतुर्भुज देखें एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके दोनों डायगोनल्स बनाते हैं, ये इसके दोनों डायगोनल्स हुए और ये पॉइंट मान लिया ओ पॉइंट है। तो हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक। ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का, और ये क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है, मतलब ओ ए बराबर ये होगा और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये कितना दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2.4, और दूसरा ये वाला कितना हो जाएगा 1.4 का आधा 0.7, और ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होगा हाइपोटेनस, अगर ये हाइपोटेनस है तो इसमें सॉल्व कर लेंगे इसको, सिंपल कितना 2.4 का स्क्वायर और 0.7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये 24 है तो 576 होता है इसका स्क्वायर, 576 प्लस 49.49, ये कितना आ जाता है लगभग, ये आ जाता है 625 होता है, तो कितना 6.25, तो कितना आ गया है 2 अंक के बाद 0.25, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 0.25, अगर ए बी की वैल्यू 0.25 है तो सम ऑफ 4 साइड्स का करेंगे तो पॉइंट का 25 इंटू कितना 400, कितना आ रहा है 625, कितना आएगा ये लगभग हमारा 0.25 नहीं आएगा, 25 चौका 100, 2 अंक के बाद ये तो 1 बचेगा नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 2.5। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये 2.5 आ गया, और 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये कितना आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर इसका आ जाता है। एक बार यहाँ से कैलकुलेशन देख लेंगे अपन,
नेक्स्ट देखते हैं ABCD एक समचतुर्भुज है, तब हमें बताना है कि AC² प्लस BD² बराबर AB², मतलब इसके डायगोनल और जो साइड है उसका क्या रिलेशन होता है। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है कि जो डायगोनल और उसके मध्य रिलेशन है AC² प्लस BD² बराबर 4 कितना AB², अगर AB इसकी साइड है तो ये इसका रिलेशन होता है। यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, AC² प्लस BD² बराबर 4AB², और आंसर हो जाएगा अपना B। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 160। दिया है एक वर्ग किमी क्षेत्रफल की भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है और यह मानकर कि 50% वर्षा की बूंदें एकत्रित करके ये एक आधार वाला क्षेत्रफल है 100 मीटर और 10 मीटर आधार वाले एक ताल में जमा कर ली जाती है, तो उस ताल में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। तो पहले तो वहाँ देखना है कि एक वर्ग किमी, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो बारिश हुई है जितना पानी उस ताल में इकट्ठा कर रहे हैं उसका और जो वर्षा का आयतन है मतलब पानी का आयतन है, दोनों को इक्वल कर लेंगे। वहाँ से उसकी हाइट हमारे पास निकल के आ जाएगी, कितनी हाइट बढ़ेगी। अब कितनी बारिश हुई है, तो ये 1 वर्ग किलोमीटर दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना 1000 इंटू 1000 हो गया। हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसका हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आयतन। ये एक घनाभ टाइप है, मतलब घनाभ का आयतन। तो 2 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज किया तो 100 से डिवाइड और 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बचा, ये आया 2 1 2 3 4 20,000 आ गया। इतनी हमारे पास बारिश हुई है। फिर बता रहा है कि यह मानकर कि 50% वर्षा की बूंदें एकत्रित करके, इसका मतलब इसका 50% कितना हो जाएगा 10,000। इतना ही पानी कलेक्ट कर रहे हैं हम। तो ये जो वॉल्यूम है पानी का वो किसके बराबर होगा, इस ताल में डाल रहे हैं जिसकी आधार का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे रखा है 100 मीटर इंटू 10 मीटर, 100 इंटू 10, और हमें कैलकुलेट करना क्या है हाइट, तो कितना 2 से 3 1 2 3, ये कितना आया, h की वैल्यू आ गई ये 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर या मीटर, ये सारा खेल किस में चल रहा है, मीटर में, तो 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा और सी इसका आंसर। इस तरह से हमारा ये मैथमेटिक्स का डिस्कशन कंप्लीट हुआ और अभी हमने केवल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी बात की है। तो जब भी मौका मिलेगा तो एक बार आगे सारे कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो ओके, थैंक यू।